हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान शिक्षण विधि की प्रैक्टिस नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जो आगामी परीक्षा टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आइए हम देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्रेसमन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किया है। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेसमन ने की है। क्रेसमन ने अपनी पुस्तक फिजिक्स एंड कैरेक्टर में शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: लंबकाय, सुडोलकाय और ठीक है फाइबिनिक। ठीक है, और स्पेंसर ने समाजशास्त्री आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं: सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और कलात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन क्रो ने कहा है। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन क्रो का है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था से जो है विद्रोह की भावना संबंधित है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलेसनिक का कथन है कि किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने का पठार। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे सीखने का पठार कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो सीखने का पठार कहलाती है। इसकी विस्तृत व्याख्या प्रश्न संख्या 1 में की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया। उसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पैवलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, गेस्टाल्ट ने मनोवैज्ञानिकों में कोहलर, कोफ्का, लेविन, बदाइमर जैसे मनोवैज्ञानिकों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 23। गुणसूत्रों की जो जोड़े होते हैं 23 होते हैं। ठीक है, और यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़ों के समजात होते हैं। इन्हीं सम्मिलित रूपों से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और इस सिद्धांत को पूर्णाकार सिद्धांत या समग्र सिद्धांत या पूर्णाकृत सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। ठीक है, कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर थे। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैटल। कैटल जो थे तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन RV कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि हैं। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C, सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग जो है सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है स्वयं की एवं दूसरे की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने, नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो इसमें हमें बताना है शेष से कौन भिन्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है शेष से भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सब समान है, लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है इससे भिन्न है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, जिनका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। ठीक है, ये सब जो है शेष अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है और ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये अधिगम का सिद्धांत है। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संज्ञानात्मक संप्रति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्रति क्रमशः 6 चरणों में होता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग कर प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज ठीक है दोस्तों, ठीक है, नमस्कार।